देखिए अभी हम सीखने जा रहे हैं नेशनल इनकम के अंदर उत्पादन विधि, और उत्पादन विधि के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम पहले ही सीख चुके हैं। अभी हम इसमें एक और नई कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, सकल मूल्य वृद्धि। उत्पादन विधि का ही दूसरा नाम है, यानी मूल्य वृद्धि। अगर आपसे कहा जाए कि मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा वैल्यूएशन चेकआउट करना है या कोई वैल्यू निकालनी है नेशनल इनकम की, तब भी मतलब यही है कि उत्पादन विधि की बात की जा रही है। अभी सवाल में जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है इसमें हम निकाल रहे हैं सकल मूल्य वृद्धि, तो इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये GDPFC जैसा ही कैटेगरी माना जाता है। इसमें वैल्यू एडेड कह देते हैं, बस इतना ही फ़र्क है, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह दें, यहाँ भी यही फ़र्क है। बस ये ध्यान रखना है आपको, ये फैक्टर कॉस्ट पे पता लगाना है। तो आपको सबसे पहले मैंने एक रूल समझाया था कि जब भी हम कोई वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पे पता लगाएंगे तो पहले उसकी हमें मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। यानी उत्पादन विधि के द्वारा सबसे पहले हम क्या करेंगे, GDPFC अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले GDPMP निकालेंगे और उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, GDPMP में से हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जिसे हम शॉर्टकट में NIT कहते हैं। अभी आप ज़रा गौर करेंगे इस सवाल के हिसाब से कि पहले मुझे GDPMP कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो देखो अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड यहाँ एक पॉइंट दिया है हमें, अप्रत्यक्ष कर, और एक दिया है आर्थिक सहायता। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकलता है। यानी कि जब मैं आर्थिक सहायता में से अप्रत्यक्ष कर घटा दूंगा तो जो वैल्यू आएगी उसे NIT कहते हैं। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसको हम प्लस कर दें और इसको हम माइनस कर दें, तब भी ये वही टाइटल आ जाएगा। यानी कि आप सिंपल सा लॉजिक याद रखें कि NIT निकालने का तरीका क्या है कि जो भी हमें आर्थिक सहायता दी जाएगी उस आर्थिक सहायता में से अप्रत्यक्ष कर घटा दीजिए, तो जो पैसा आता है वो NIT का पैसा आता है। तो फिलहाल अभी हम यहां समझने वाले हैं कि सबसे पहले हम GDPMP निकालेंगे। तो GDPMP के लिए हमारे पास क्या है, GDPMP हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि अगर सवाल में बिक्री दे रखी हो तो बिक्री जोड़ी जाएगी, जो कि हमने इसका पहले ही मेथड सीख रखा है। तो बिक्री आएगी इसमें, प्लस स्टॉक में परिवर्तन हो तो स्टॉक में परिवर्तन के लिए जब हम अंतिम स्टॉक में से आरंभिक स्टॉक माइनस कर देते हैं तो स्टॉक में परिवर्तन जुड़ जाता है, जिसे हम स्टॉक में परिवर्तन कहते हैं। दैट मीन्स हम स्टॉक में परिवर्तन भी लिखेंगे, हम स्टॉक में परिवर्तन, ये चीज़ भी आएगी। अच्छा, इसके बाद दिया है स्थिर पूंजी का उपभोग, इसको हम मूल्यह्रास भी कहते हैं। तो अभी फिलहाल इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं GDP यानी ग्रॉस वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। इस वजह से जब हम नेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जब हमें मूल्यह्रास की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको नेट वैल्यू में और ग्रॉस वैल्यू में यही फ़र्क बताया था कि ग्रॉस वैल्यू जब तक लिखा है तो इसका मतलब उसमें मूल्यह्रास का ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, और जब हमें नेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो ग्रॉस में से हमें मूल्यह्रास माइनस करना पड़ता है। तो अभी तो फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद जैसे मध्यवर्ती उपभोग एक, ये माइनस होता है हमारा, जिसे खरीद के रूप में भी हम लिख देते हैं, मध्यवर्ती उपभोग। अच्छा, एक बात याद रखेंगे आप, वैसे मैंने बताया है कि खरीद को हम माइनस करते हैं, मगर खरीद जो शब्द लिखा रहता है नहीं, कोई खरीदी हुई चीज़ माइनस होगी क्योंकि पैसा उससे जा रहा है, मगर ये खरीद जो होती है वो आपको ध्यान रखनी है, ये वस्तु की खरीद है। जैसे मान के चलो मैं किताबों का लेन देन करता हूँ तो मेरे लिए जो प्रोडक्ट है वो है किताब। अगर मैं मशीन का खरीदारी कर रहा हूँ, जैसे मैंने किताबों का बिजनेस करता हूँ, खरीद के लाई मशीन, तो उसका लेन देन इसमें नहीं लिखा जाएगा, वो खरीद माइनस नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर खरीद का मतलब कच्चे माल से रिलेटेड जो मटेरियल होता है जो प्रोडक्शन में काम आ रहा है उसी को ही माइनस करते हैं, मशीन का नहीं आता है इसमें। तो ये चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू है हमारे पास। बिक्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5,000 रुपये, प्लस स्टॉक में परिवर्तन कैसे आएगा, अंतिम स्टॉक में से आरंभिक स्टॉक, यानी 700 में से 200 घटाए बचे 500, तो स्टॉक में परिवर्तन कितना लिखा जाएगा, 500, माइनस मध्यवर्ती उपभोग कितना है, 600 रुपये, तो ये माइनस हो जाएगा। अब मैं क्या करते हैं, हम इसको पहले प्लस प्लस के नंबर जोड़ते हैं, तो 5500 माइनस 600, माइनस करने के बाद वैल्यू बच गई हमारे पास 4900 रुपये। दैट मीन्स GDPMP की हमारी वैल्यू आ गई। अब यहां पर जो बात की जा रही है, जैसे मैंने कहा इसे फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे, तो हम GDPFC या इसे हम GVAFC ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे कि जो भी GDPMP आएगा उसमें से हम NIT घटाते हैं, यानी टैक्स घटाते हैं।
तो एनआईटी की वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया, आर्थिक सहायता जितनी भी होगी, आर्थिक सहायता कितनी है इसमें 400, आर्थिक सहायता में से पहले हम अप्रत्यक्ष कर घटाएंगे, तो क्या रुपये बचे यहाँ पे 100 रुपये। तो दैट मीन्स एनआईटी की वैल्यू हो गई 100 रुपये, यानी 4900 तो ये पहले से ही हैं, और इसमें से 100 रुपये और माइनस कर देंगे तो 4800 रुपये जो है वो हमारी क्या आ जाएगा, GVAFC आ जाएगा। इसी के साथ साथ भी एक पॉइंट हमारा क्लियर होगा कि ये आ गया। अभी हम निकालना चाहते हैं NVFC, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी नेट की बात आएगी, अभी इसमें मैं नेट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो बस हम क्या कर देते हैं कि जो भी हमारी वैल्यू आई है उसमें से हम मूल्यह्रास घटा देंगे, यानी 4800 में से मूल्यह्रास कितना है हमारा, स्थिर पूंजी को उपभोग को ही मूल्यह्रास में ट्रीट किया जाता है, 100 रुपये, ये और माइनस हो जाएंगे फाइनली, तब जाकर के हमारा आंसर आएगा 4700 रुपये। तो कुल मिलाकर के हमने मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा भी इसे कैलकुलेट किया है। अगर ये उत्पादन विधि के नाम से आ जाए या मूल्य वृद्धि विधि के नाम से आ जाए, दोनों बातों का एक ही मतलब है। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एनआईटी अगर डायरेक्ट दिया, यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर डायरेक्ट दिया तो ठीक है, नहीं तो आर्थिक सहायता जुड़ती है और अप्रत्यक्ष कर घटता है, जब जाकर के एनआईटी की वैल्यू आती है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको उत्पादन विधि के द्वारा समझ आया होगा। इसके बाद हम अगला मेथड सीखेंगे और इन कॉन्सेप्ट को भी आप ढंग से समझने के लिए खुद एक बार इन्हीं सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू वेरी मच।